हेलो एवरीवन, इनक्रेडिबल नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि रेगुलर क्लासेस अपन पढ़ रहे हैं उसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है आपका बेसिक्स चल रहा है। अब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बाद में आज जो क्लासेस रहेगी वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्लासेस आगे की तरफ अपन मूव करते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, लास्ट टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ाया था। आप लोगों को शायद याद होगा, फ्लूइड बैलेंस अपन पढ़ रहे थे या फ्लूइड जो कैलकुलेशन पढ़ रहे थे कि ओरिजिनली बॉडी में टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या क्या होते हैं, उसके बारे में जानकारी अपन रख रहे थे। अब जो चीज़ें हैं अपन उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें सारे फ्लूइड के बैलेंस के बारे में जानकारी रहेगी कि कितने अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड रहते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सारी जानकारी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्लूइड बैलेंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं ओरिजिनली कि फ्लूइड जो आज का जो टॉपिक रहने वाला वो क्या रहेगा। जो आज का टॉपिक है वो है फ्लूइड इम्बैलेंस। क्या रहेगा? फ्लूइड इम्बैलेंस। फ्लूइड इम्बैलेंस का मतलब ये कि बॉडी में जो फ्लूइड है वो फ्लूइड अगर मान लीजिए कम ज़्यादा होता है तो उसमें आपके जो फ्लूइड हैं उस फ्लूइड में अधिकता होती है तो क्या होता है, कमी होती है तो क्या होता है। तो ओरिजिनली जो फ्लूइड इम्बैलेंस है वो दो प्रकार का होता है, या तो क्या हो जाए ओवर फ्लूइड हो जाए या फिर क्या हो जाए डिहाइड्रेशन, अर्थात पानी की कमी हो जाए। दो ही ऑप्शन है अपने पास में, या तो पानी की क्या हो जाए अधिकता हो जाए या फिर पानी की क्या हो जाए कमी हो जाए। तो दो चीज़ें आपको पढ़नी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ के बारे में अपन डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे, एक एक करके डिस्क्रिप्शन वे में पढ़ेंगे, आप लोग साथ ही साथ में पढ़ते रहें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, इसको बोलते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस। जो फ्लूइड वॉल्यूम ओवर हुआ है उसको बोला जाता है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस। क्या बोला जाता है? फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस, अर्थात फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस, अर्थात ये क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है। और जो डिहाइड्रेशन हुआ है वो क्या हुआ है? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। क्या हुआ है? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। तो ये जो चीज़ें हैं ये दोनों ही फ्लूइड वॉल्यूम के आधार पर बताई गई है कि फ्लूइड जो वॉल्यूम है वो कम पड़ता है तो क्या होता है, ज़्यादा होता है तो क्या होता है। वो सारी जानकारी इसमें अपने को समझ में दिखाई देती है। सो नेक्स्ट देखिए, फ्लूइड वॉल्यूम अपन जो बात कर रहे हैं कि फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो सबसे पहला जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। इसका मतलब अगर फ्लूइड की जो कमी है वो अगर हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा तभी तो फ्लूइड का वॉल्यूम डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, तो फ्लूइड वॉल्यूम का डेफिसिट होना अकॉर्डिंग टू फ्लूइड की, तो जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो डेफिसिट होने के साथ साथ में ओरिजिनली जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो किस हिसाब से होता है, किस आधार पर होता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी फ्लूइड वॉल्यूम का अगर लॉस हो रहा है, मान लिया आपने कि एक बॉटल है, उस बॉटल को आपने खाली किया, तो क्या उसमें केवल पानी था? नहीं ना, हो सकता है कि उसके साथ में क्या हो, उसके अंदर जो मिनरल्स उसमें मिलाए गए थे वो भी डेफिशिएट होंगे, एक तरीके से वो भी क्या होंगे, लॉस होंगे। तो उसी आधार पर इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, हाइपोवोलेमिक डिहाइड्रेशन, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन और एक और होता है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। कौन कौन से प्रकार बता रहा हूँ देखिएगा, एक आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, एक होता है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन और एक होता है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। तो ये तीनों ही किसके प्रकार है? डिहाइड्रेशन के, परंतु तीनों के तीनों अलग अलग हैं बेसिस ऑन दी कि उसके अंतर्गत किस चीज़ का लॉस हुआ है, किस चीज़ का लॉस हुआ। क्या मतलब है? फ्लूइड में, यानी कि कोई भी पानी हो या फिर कोई भी फ्लूइड हो, केवल फ्लूइड तो नहीं होता है, उसके साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें और भी होती है। जैसे मान लीजिए अपन वाटर उठा के लाए कहीं से, तो उसमें हो सकता है कि मिनरल्स बहुत सारे तरीके के हों। अगर किसी, मान लीजिए मैं ये बोलूँ कि किसी में केवल पानी लॉस हो जाए और मिनरल सारे बच जाएँ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। अगर मैं आपसे बोलूँ कि किसी में फ्लूइड जो है वो बचा रह जाए और मिनरल्स लॉस हो जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा? हाइपोटोनिक, क्योंकि उसकी जो
डेंसिटी है वो कम पड़ जाएगी, तो वो उसकी टोन जो है वो कम हो जाएगी। तो एक ये हो गया। और एक मात्रा हो सकती है जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लूइड और इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो लॉस हो, तो क्या कौन सा हो जाएगा? आइसोटोनिक, आइसोटोनिक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं अगर आपको तीनों ही बताऊं तो मान लीजिए आइसोटोनिक जो डिहाइड्रेशन है, इस वाले में अपन एक एक को देखें। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। अगर आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन को समझना है तो इसमें क्या होता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ क्या क्या, फ्लूइड और साथ में इलेक्ट्रोलाइट दोनों जो है वो इक्वल अमाउंट में लॉस होते हैं। अर्थात कोई भी फ्लूइड हुआ उसमें से अगर इक्वल अमाउंट ऑफ, बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी में अगर इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लूइड और इक्वल अमाउंट ऑफ अगर आपका फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड है उसमें से वाटर और इक्वल अमाउंट ऑफ, अगर इस फ्लूइड की जगह आप क्या लिख लीजिएगा? वाटर लिख लीजिएगा। इस फ्लूइड को वाटर कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट अगर दोनों इक्वल अमाउंट में क्या हो, लॉस हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। समझ रहे हैं? अब मान लीजिए अगर आपने आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन की बात करी और आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में अगर कुछ ऐसा हो जाए कि कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, इन दोनों में से या तो वाटर ज़्यादा लॉस हो जाए या फिर जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा लॉस हो जाए, तो दोनों टाइप चेंज हो जाएंगे। एक हो जाएगा हाइपरटोनिक, एक हो जाएगा हाइपोटोनिक। तो दोनों ही चीज़ें अपन समझेंगे। परंतु आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन जो ओरिजिनल डिहाइड्रेशन होता है या जिसे अपन बोलते हैं हाइपोवोलेमिया, वो किसे बोला जाता है? वो इसको बोला जाता है। ओरिजिनल जो हाइपोवोलेमिया अपन बोलते हैं वो किसे बोलते हैं? हाइपोवोलेमिया इज ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी कम होगा और साथ साथ में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होंगे। तो इसमें व्यक्ति को कोई परेशानी होगी, परंतु ओरिजिनली इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं रहेगी और ना ही पानी की कमी रहेगी। पानी की कमी रहेगी तो आप साथ में उसको NS वगैरह चढ़ा के उसको सेम अमाउंट में आपको फ्लूइड चढ़ाना है। नॉर्मल आइसोटोनिक फ्लूइड इस पेशेंट के लिए ज़रूरी होगा। इसको आप हाइपरटोनिक भी नहीं चढ़ा सकते और हाइपोटोनिक भी नहीं चढ़ा सकते। इसको आइसोटोनिक फ्लूइड से ही आप क्या करेंगे? चढ़ाएंगे। और जो ये वाला जो लॉसेस है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन है, ये वाला आपका जो है मोस्ट कॉमन, क्या बोल रहा हूँ, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम कौन सा डेफिशिएट होता है, तो आप बोलेंगे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। किसी भी व्यक्ति में फ्लूइड की अगर कमी होती है तो वो उसमें इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ में जो है आपके पानी, दोनों का जो है लॉस इक्वल अमाउंट में होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो उसी हिसाब से सो नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर अपन को देखना है कि आप जो है इसके क्या क्या कारण बता सकते हो, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर साइन एंड सिम्टम्स में आपसे पूछूं कि क्या इसकी ब्लड की ऑस्मोलरिटी में फ़र्क आएगा, तो आप बोलेंगे नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इक्वल अमाउंट है, ये ध्यान रखिएगा, इक्वल अमाउंट है, इसलिए इसकी ब्लड की ऑस्मोलरिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसके जो कोजेस हैं, क्या हैं इसके जो कोजेस हैं, अर्थात इसके जो क्या क्या रीज़न हैं या क्या क्या कारण हैं जो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन को कोज करते हैं। तो देखिए कोज लिख रहे हैं अपन, क्या बात कर रहे हैं? कोज की बात कर रहे हैं, कोज, है ना? क्या क्या कारण है? तो पहला लिखिए डिहाइड्रेशन, डायरिया। क्या लिखेंगे? डायरिया, डायरिया। पहला क्या लिख रहे हैं? डायरिया। ठीक है, पहला लिख रहे हैं डायरिया। अब अर्थात डायरिया लिख रहे हैं तो पहला जो कारण हो गया वो क्या हो गया है? डायरिया हो गया। दूसरा, अब देखिए डायरिया होगा तो डायरिया में क्या होगा कि जो फ्लूइड होगा वो एक्सेस लॉस होगा, परंतु उसमें एक इक्वल अमाउंट में जो है दोनों चीज़ें लॉस होगी। अर्थात आपका जो फ्लूइड है वो इक्वल अमाउंट में लॉस होगा, वाटर भी साथ में लॉस होगा, साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी सिंपल अमाउंट में ही लॉस होंगे। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगला जो रीज़न है वो है वॉमिटिंग का। क्या है? किसी पेशेंट को मान लीजिए वॉमिटिंग हो जाती है। क्या? वॉमिटिंग, वॉमिटिंग। दूसरा कारण क्या बता रहा हूँ? वॉमिटिंग। वॉमिटिंग अगर किसी पेशेंट को होती है
तो वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि उसको क्या होगी, अपर वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग में क्या होगा, स्टमक कंटेंट बाहर आएगा, तो वो भी इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को और साथ में वाटर दोनों को क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए कि क्लियरली आप जिन जिन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे वो चीज़ें ये हैं कि डायरिया वॉमिटिंग जो है वो आइसोटोनिक टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन कोज करता है। नॉर्मल डायरिया की बात हो रही है, एक्सेसिव डायरिया नहीं बोला है, नॉर्मल डायरिया बोला है। ठीक है, अगला देखिए, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस। मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को अचानक से, आप एक नॉर्मल बात करें, किसी पेशेंट में अगर आप जो हैं उसको इंजरी हुई है और उसकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हुआ है, यानी कि फ्लूइड लॉस इन एक्सेसिव अमाउंट फ्रॉम द बॉडी से अगर एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड लॉस हो जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन का टाइप रहेगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, या तो कोई पेशेंट जो है ये एक कारण हो गया कि डायरिया हो सकता है, दूसरा कारण मैंने आपको बता दिया वॉमिटिंग हो सकता है, तीसरा कारण मैंने आपको बता दिया फ्लूइड लॉस हो सकता है, या फिर चौथा कारण ये भी तो हो सकता है कि कोई जो खाना पीना है या जो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर वगैरह ले रहा है उसको कम कर दे, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, क्या कारण हो सकता है, डिक्रीज फ्लूइड इनटेक। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति फ्लूइड इनटेक ही लेना ही बंद कर दे तो क्या आप उसका कारण नहीं मान सकते कि वो व्यक्ति में भी हो सकते हैं चांसेस कि उसका जो है फ्लूइड लॉस हो रहा है, वो भी तो एक कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसमें भी आप जो है ये कोजेस मानेंगे कि इस व्यक्ति में जो कोज हैं वो कौन कौन से, डायरिया, वॉमिटिंग, फ्लूइड लॉस, एक्सेसिव अमाउंट फ्रॉम द बॉडी और डिक्रीज फ्लूइड इनटेक। तो ये सारे रीज़न इसके हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, क्या आप इसमें ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट जो होगा, देखिए ट्रीटमेंट किस आधार पर होगा, ट्रीटमेंट इस आधार पर होगा कि क्या लॉस हुआ है। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि इसमें जो है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इक्वल अमाउंट में, मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में लॉस हो रहे हैं। अगर दोनों ही इक्वल अमाउंट में लॉस हो रहे हैं तो इन दोनों का, तो देखें तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट होगा कुछ इस तरीके से कि जो फ्लूइड हैं वो फ्लूइड अपन क्या क्या लॉस हुआ है। तो मैंने क्या बोला, आइसोटोनिक में क्या लॉस होता है, आइसोटोनिक में वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बराबर मात्रा में लॉस हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो ट्रीटमेंट देना है वो भी किस आधार पर देना पड़ेगा, इसी आधार पर, यानी कि आप इसको दे सकते हैं NS 0.9%, ठीक है, RL दे सकते हैं। परंतु एक बात याद रखिएगा यहाँ पर कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अगर किसी पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लैक्टिक एसिडोसिस, अगर किसी पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है तो उसको नहीं देना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, एक और क्या दे सकते हैं, तो एक दे सकते हैं D5, ठीक है, D5% जो आता है, D5% या D बोले उसको, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका है ट्रीटमेंट हो गया। क्या क्या देना है देख लीजिए एक बार और, NS देना है, कितना देना है, NS आपको देना है 0.9% वाला, RL कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लैक्टिक एसिडोसिस वाले पेशेंट में, और साथ में D5 आप दे सकते हैं जो कि आप एक आइसोटोनिक फ्लूइड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले वाले टॉपिक के बारे में जो कि है हाइपोटोनिक टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, हाइपोटोनिक, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन की। अब हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन जो है उसमें देखिए, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन वो चीज़ है जहाँ पर आपका जो फ्लूइड है वो लॉस होगा कम अमाउंट में, परंतु इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो ज़्यादा अमाउंट में। यानी कि अगर मैं बात करूँ इस तरीके से इसकी कि इसमें जो है वो वाटर लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या ज़्यादा होगा, वाटर लॉस इंक्रीज या डिक्रीज,
डिक्रीज, है ना, इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है, डिक्रीज मतलब कम लॉस होगा, परंतु प्लस करके इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा अमाउंट में लॉस होंगे। ये दोनों आपको ऑप्शन में याद रखने हैं। ज़्यादा कौन सा लॉस हो रहा है, ये वाला, ये ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो ये बात याद रखनी है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा लॉस होंगे, वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक, क्योंकि टोनिसिटी कम हो जाएगी। तो जो हाइपोटोनिक वाला है, इसमें आप देखिए कि नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऑस्मोलरिटी जो ब्लड की है वो कम पड़ेगी या ज़्यादा होगी, तो इसमें आप ही बोल देंगे कि सर इसमें टोनिसिटी कम हो रही है, इसका मतलब ऑस्मोलरिटी ब्लड की क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ऑफकोर्स बात है, ये तो नॉर्मल बात होगी ना कि ऑस्मोलरिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो देखिए ओरिजिनली बात कर लेते हैं इसके कोजेस की, मतलब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं इस टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन के। पहला, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई भी टाइप ऑफ प्रोसीजर अगर अपन जीआईटी के साथ में करते हैं तो उन सभी प्रोसीजर की वजह से क्या हो सकता है, दिस टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन कैन अकर। फर्स्ट ऑफ मैं आपको एक एक बताता जाता हूँ, जैसे कोलोस्टोमी, क्या बोल रहा हूँ, कोलोस्टोमी। मान लीजिए किसी पेशेंट को आपने कोलोस्टोमी करी है, तो कोलोस्टोमी की वजह से भी क्या हो सकता है, टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन हो सकता है, दिस टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो पहला क्या लिख रहे हैं, कोलोस्टोमी। दूसरा देखिए, दूसरा हो सकता है इरिगेशन कर रहे हो, बॉवेल इरिगेशन जिसे अपन बोलते हैं, अगर वो इरिगेशन अपन कर रहे हो तो भी हो सकता है, या फिर सक्शनिंग, आप जानते हैं सक्शनिंग कर रहे हैं, यानी कि जीआईटी सक्शनिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आप क्या हो सकता है, उसमें भी चांसेस हैं। चौथा कारण देखिए इसका, और क्या कारण हो सकता है, इलियोस्टोमी हो सकता है, इलियोस्टोमी, ओस्टोमी जितनी भी होगी वो सारी की सारी ओस्टोमी कॉज करेगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा लॉस होंगे और साथ में फ्लूइड कम लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया, इसको इस तरीके से याद रखेंगे, परसिस्टेंट डायरिया, अगर लंबे समय से डायरिया किसी पेशेंट को है तो क्या हो सकता है, चांसेस हैं। उसके अलावा एक हो सकता है सीकेडी पेशेंट, सीकेडी पेशेंट मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाला पेशेंट, उनमें भी इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते रहते हैं, धीरे धीरे करके लंबे समय से चलता है, तो फ्लूइड कम लॉस होता है और उन पेशेंट्स में एडिमा वगैरह की शिकायत आने लग जाती है, और साथ में ये कम होता है, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट हो सकता है एक क्रोनिक इलनेस, कोई सी भी हो, क्रोनिक इलनेस जो है कोई सी भी हो पेशेंट की, उसकी वजह से भी ये टाइप ऑफ जो आपका डिहाइड्रेशन है वो हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो टाइप हैं वो देख लीजिए एक बार, कोलोस्टोमी हो सकता है, इरिगेशन हो सकता है, सक्शनिंग हो सकता है, इलियोस्टोमी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और क्रोनिक इलनेस कोई भी पेशेंट की हो सकती है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें ट्रीटमेंट की। तो देखिए ट्रीटमेंट में आपको सिंपल तरीके से बता चुका हूँ कि जो चीज़ ज़्यादा लॉस होगी वो ज़्यादा देनी है, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट अगर ज़्यादा लॉस हो रहे तो ऐसा कौन सा फ्लूइड है जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं आप लोग ही बताइए। यहाँ पर पहले तो लिख सकते हैं अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, पहली बात यही लिख लेते हैं। दूसरी बात लिखते हैं डीएनएस हो सकता है। तीसरी बात लिखते हैं तो D10 हो सकता है। क्या हो सकता है, D10 हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ अच्छे से फिट हो जाती है इस चीज़ को क्लियरली करने के लिए। तो ये जो आपके साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, ऑस्मोलिटी उसकी कम हो जाएगी, तो फ्लूइड के जो शिफ्टिंग के चांसेस हैं। अब आप मेरी बात सुनिएगा, अगर आपको साइन एंड सिम्टम्स समझने हैं, अगर मान लीजिए हाइपोटोनिक हुआ, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन हुआ, तो उस व्यक्ति में हाइपोटोनिक हुआ तो टोनिसिटी क्या हो जाएगी, कम, किसकी, ब्लड की टोनिसिटी कम हो जाएगी, और उसकी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है सेल वगैरह उनकी टोनिसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा। तो फ्लूइड शिफ्टिंग होगी फ्रॉम दी, यहाँ से वहाँ, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ब्लड टू कहाँ पर होगी, सेल के अंदर। तो सेल क्या करेगी, फूलेगी, तो उसमें भी चांसेस है पेशेंट को कि एडिमा हो जाए, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले के लिए, जो कि आपका आएगा हाइपरटोनिक। कौन सा आएगा,
हाइपरटोनिक। नेक्स्ट वाला जो आ रहा है वो है हाइपरटोनिक टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, जो कि तीसरा टाइप है आपका डिहाइड्रेशन का। अब इसमें मैंने आपको बोला था हाइपरटोनिक, यानी कि टोनिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अर्थात टोनिसिटी बढ़ जाने का क्या मतलब है, बढ़ जाने का मतलब है इसमें वाटर जो होगा वो लॉस होगा ज़्यादा, और इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है वो होंगे लॉस क्या, कम। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रोलाइट लॉस और वाटर लॉस दोनों तरीके को दिखाने के लिए हैं। अब आप क्लियरली इस बात को समझ चुके होंगे कि अगर वाटर अकेला कभी नहीं जाता, इलेक्ट्रोलाइट को साथ में लेके जाता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट जाते हैं तो वाटर को साथ में लेके जाते हैं। इन तीनों टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन से आप ये मतलब निकाल सकते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति में एक टाइप ऑफ डायरिया नहीं होता है, उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है। इसलिए कहते हैं कि झोला छाप पे इलाज करवाना बंद कर दीजिए। समझ रहे हैं? ठीक है, अब बात करते हैं इसके कोजेज़ की। अगर अपन जनरली बात करें इसके कोज़ की, तो इसके जो कोज़ हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, इसके कोज़ हो सकते हैं, किसी पेशेंट को मान लीजिए पोलीयूरिया हो रहा, क्या हो रहा, पोलीयूरिया हो रहा, तो उस पेशेंट में चांसेस है कि आपको देखने को मिले हाइपरटोनिक टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन। दूसरा बात कर लेते हैं डायरिया, अगर किसी पेशेंट को हो रहा, या फिर यूँ बोलें डायरिया की जगह आप इसको ऐसे याद रखिए, डायबिटिक इंसिपिडस, डायरिया नहीं बोलेंगे, डायबिटिक इंसिपिडस में भी वो चांसेस हैं कि उस पेशेंट को क्या हो, ये हो। उसके बाद तीसरी बात करते हैं हाइपरवेंटिलेशन, किसी पेशेंट में हाइपरवेंटिलेशन हो रहा। अब देखिए, हाइपरवेंटिलेशन आप बोलोगे कि सर हाइपरवेंटिलेशन में कैसे हो सकता है। हाइपरवेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि एक्सेसिव अमाउंट में आप जो है सांस लेने में तकलीफ पैदा हो रही है आपको, तो आप क्या करोगे, बार बार जोर से सांस लेने की कोशिश करोगे, मुंह से सांस लेने की करोगे, और उस चक्कर में आप जो है इनसेंसिबल वाटर लॉस कर दोगे। और इनसेंसिबल वाटर लॉस मैंने आपको बताया है मिनिमम 600 ml तक आपका राइट आंसर जाएगा। 600 ml ही करना है आपको इनसेंसिबल वाटर लॉस, 600 ml। अगर मान लीजिए आप ज़्यादा लेंगे तो 600 से ज़्यादा भी हो सकता है लॉस, तो उसमें आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ऑफकोर्स होगी। वो तो बात ही आपको समझ में नहीं आनी चाहिए कि उस समय आपका ज़्यादा लॉस होगा, और जब ज़्यादा लॉस होगा तो अब फिक्स है कि वो टोटल तरीके से एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होगा, है ना। तो हाइपरवेंटिलेशन कैन कॉजेस हाइपरटोनिक टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, कौन सा टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन। एक हो सकता है किडनी डिजीज़ में, किडनी डिजीज़ बहुत सारी तरह की होती है जिसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड का लॉस होता है, वो सारी, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ किडनी से पोलीयूरिया की शिकायत आती है वहाँ वहाँ चांसेस हैं कि आपको जो है हाइपरटोनिक टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन देखने को मिले, ठीक है। तो ये जो है एक हो सकता है गर्मियों का टाइम, अभी क्या है कि गर्मियाँ आने वाली है, तो वो इम्पॉर्टेंट बात है कि हॉट इन्वायरमेंट जो होता है वो ऑल्सो अफेक्ट करता है आपके टाइप ऑफ डायरिया को। कौन सा टाइप ऑफ डायरिया रहेगा यहाँ पर, हाइपरटोनिक टाइप ऑफ डायरिया, ठीक है। तो ये बात भी आपके लिए क्लियरली मेंशन हो सकती है। एक को हो, अगर छोटे मोटे कोर्स की बात करें तो एक हो सकता है फीवर, जहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप लोगों को भी पता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक तरीके से जो फ्लूइड का लॉस होगा वो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आपको स्वेटिंग होगी। एक और कारण हो सकता है एक्सेसिव स्वेटिंग, क्या लिखना है, एक्सेसिव स्वेटिंग भी एक कारण हो सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग भी एक कारण हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे कारण हैं जो आपके फ्लूइड के जो चांसेस है उनको बढ़ा सकते हैं, लॉस को, ठीक है। तो ये आपके टाइप ऑफ फ्लूइड लॉस हुए। इसका अगर ट्रीटमेंट बात करते हैं तो मान लीजिए इसमें क्या हुआ, फ्लूइड का लॉस ज़्यादा हुआ है। अब अगर मान लीजिए फ्लूइड का लॉस ज़्यादा हुआ है तो एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम मात्रा में गए हैं और फ्लूइड ज़्यादा गया है। एक्सेसिव पसीना आता होगा तो क्या उसमें एक्सेसिव लॉस होता है, नहीं। अब बोल रहे हैं तो इसमें वाटर लॉस हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट लॉस तो नहीं हो रहे ना। तो यहाँ पर
जो फ्लूइड का लॉस हुआ है तो फ्लूइड की आपको क्या करनी है, अधिक पूरी कमी करनी है। तो जो यहाँ पर आप जो देंगे वो कौन सा फ्लूइड टाइप देंगे, हाइपोटोनिक टाइप ऑफ फ्लूइड आपको उस पेशेंट को चढ़ाना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसको देना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देना है। और उस पेशेंट में आप क्या दे सकते हो, NaS 0.45% आप उस पेशेंट को फ्लूइड चढ़ा सकते हो, समझ रहे हो, ठीक है। इस तरीके से NaS आप 0.33% चढ़ा सकते हो, NaS आप 0.25% चढ़ा सकते हो, NaS 0.25% आप उसको चढ़ा सकते हो। तो ये जो फ्लूइड हैं ये सारे के सारे क्या हैं, हाइपोटोनिक टाइप ऑफ फ्लूइड है। समझ में आई बात। ये क्लासिफिकेशंस ऑफ डायरिया है जो कि फ्लूइड वॉल्यूम को दिखाता है कि कमी हुई है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड, अगर किसी में फ्लूइड की अधिकता हो जाती है तो क्या क्या होने के चांसेस रहते हैं, वो अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।